नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल के साथ खेला हो गया। मोदी की 400 सीट डन हो गई है क्या? यूपी हिमाचल में इंडी विधायकों की क्रॉस वोटिंग की इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। यूपी में अखिलेश के विधायक साथ नहीं दे रहे, पब्लिक कितना साथ देगी फिर 2024 चुनाव में? यूपी में अखिलेश से बड़ा झटका राहुल को लगा है अमेठी और रायबरेली में, उसका फैक्टर बताऊंगा आपको। इसके अलावा हिमाचल में कांग्रेसी विधायकों की बगावत, क्या वहां कांग्रेस की सुक्खू सरकार गिरने वाली है हिमाचल के अंदर? लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया? बीजेपी किसको कितनी सीट देगी, किसका टिकट काटेगी, अंदर की खबर क्या आ रही है, इसके बारे में भी चैप्टर लेकर आया हूं। राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मोदी के वो 4 योद्धा जो देश की सबसे बड़ी जंग में उतरने जा रहे हैं, उनसे मिलवाऊंगा। भारत के मिशन गगनयान की वो जानकारी जो आपको गर्व से भर देगी, आज उसका चैप्टर है। फिर वो मोबाइल फोन दिखाऊंगा जो कलाई पर बांधकर आप घूम सकते हैं। आप सोचिए बॉस, घड़ी की तरह मोबाइल लेके आप चल पाएंगे। आ गया ऐसा मोबाइल। हैरान कर देने वाला चश्मा, रिंग, दुनिया के फ्यूचर का चैप्टर आपको दिखाऊंगा। और आखिर में फैक्टर, वो जगह कहां है जहां 60 किलो का आदमी 10 किलो का हो जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले गृह मंत्रालय CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। माना जा रहा है कि मार्च की शुरुआत में इसकी घोषणा की जा सकती है, जिसके बाद 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। संसद ने CAA पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पतंजलि आयुर्वेद को गुमराह करने वाले दवा के विज्ञापन जारी नहीं करने का निर्देश दिया था। कोर्ट का आरोप है कि कंपनी ने इस निर्देश की अनदेखी की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस भी दिया है, जिसमें कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमिलनाडु सरकार को रेत खनन घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी की कार्रवाई को हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर्स को ईडी के समन पर रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी और कलेक्टर्स को ईडी के बुलाने पर पेश होने के लिए कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार की याचिका पर ही सवाल उठा दिए और पूछा कि किस कानून के तहत ईडी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को संसद के बनाए कानून का पालन करने की नसीहत दी। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आज 94 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। शफीकुर रहमान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर माने जाते थे। बर्क ने 5 बार लोकसभा का चुनाव जीता, जबकि वो संभल सीट से 4 बार विधायक भी चुने गए। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे मोहम्मद शमी ने एड़ी की सर्जरी कराई है। एड़ी की चोट की वजह से वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद शमी ने कोई मैच खेला भी नहीं है। शमी ने सर्जरी के बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शमी का हौसला बढ़ाया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें बताऊंगा कि राज्यसभा चुनाव में अखिलेश राहुल के साथ खेला हो गया, क्या मोदी की 400 सीट डन है? यूपी हिमाचल में इंडी विधायकों की क्रॉस वोटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है? यूपी में अखिलेश के विधायक साथ नहीं दे रहे, पब्लिक कितना साथ देगी भाई? यूपी में अखिलेश से बड़ा झटका राहुल को अमेठी रायबरेली में कैसे लगा? और हिमाचल में क्या कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है? सबसे पहले इसका चर्चा। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने देश भर का सियासी माहौल गरमा दिया, क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य और हिमाचल जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई है राज्यसभा के चुनाव में, और वो क्रॉस वोटिंग हुई बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में। इस पर विस्तार से एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको राज्यसभा की 15 सीटों पर आए
चुनावी नतीजों के बारे में बड़ी खबर जो आ रही है वो बता देता हूं। सबसे बड़ी खबर, यूपी हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। यूपी में अखिलेश के 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर है। यूपी में क्रॉस वोटिंग के बाद नतीजों में उलटफेर संभव है। अभी वहां वोटों की गिनती चल रही है, किसी भी वक्त नतीजा आएगा और आपको बताऊंगा। इस बीच हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हैरान कर देने वाली जीत हुई है। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट बीजेपी ने जीती। हिमाचल में कांग्रेस ने हार भी मान ली है और बीजेपी उम्मीदवार को बधाई दे दी है। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कल रात तक सारे विधायक हमारे साथ थे, लेकिन आज वो पलट गए। हिमाचल में सरकार गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। उसको लेकर क्या बड़ी अपडेट है, उससे पहले जरा देखिए वहां कैसे नारे लगे हैं, फिर आपको दिखाता हूं बड़ी अपडेट। नड्डा जी तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी तो जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा तो हिमाचल में बीजेपी ने राज्यसभा की सीट जीतकर जय श्री राम के नारे लगाए हैं और वहां से एक और बड़ी खबर आ रही है। सुनिए हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में हारे कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है, फिर वो बड़ी खबर आपको बताता हूं। सबसे उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज़ हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। लेकिन राज्यसभा की सीट तो बीजेपी जीत गई हिमाचल में। क्या हिमाचल में सरकार गिर जाएगी, इसके बारे में एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हिमाचल के अलावा यूपी में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, उसके बारे में पहले बताता हूं। क्योंकि यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास विधायकों की अगर आप संख्या देखिए तो नंबर के हिसाब से 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी का जीतना तय था। लेकिन बीजेपी ने बड़ा रिस्क लिया और 8वीं सीट पर कैंडिडेट उतार दिया। समाजवादी पार्टी का 3 सीटों पर जीतना तय माना जा रहा था, लेकिन खेल तब हुआ जब जयंत चौधरी एनडीए के खेमे में आ गए, जिससे अखिलेश की मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई। इसके साथ ही अखिलेश यादव को यह भी डर सताने लगा कि क्रॉस वोटिंग होने से वो तीसरी सीट हार सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी मैदान में उतर गए और इन 10 में से 9 सीटों पर मामला क्लियर था। 10वीं सीट से सपा के आलोक रंजन या बीजेपी के संजय सेठ में से कोई एक जीतने वाला है। और अब क्रॉस वोटिंग के बाद सूत्र दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के संजय सेठ जीत सकते हैं, आलोक रंजन सपा के हार सकते हैं। फैसला थोड़ी देर में आएगा। हालांकि अखिलेश यादव का डर सही साबित हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में सपा के विधायकों ने जमकर क्रॉस वोटिंग की और इसकी शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी के चीफ विप से। समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को चीफ विप नियुक्त किया था। चीफ विप वो व्यक्ति होता है, जैसे आपके सुनते हैं ना कि पार्टी ने विप जारी कर दिया कि जो पार्टी का फैसला होगा वही आपको मानना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना होगा। तो जिस आदमी पे जिम्मेदारी होती है ये मनवाने की, सबको बताने की ये पार्टी का रास्ता है, वो मनोज पांडे को बनाया गया था सपा की तरफ से। उस मनोज पांडे ने, चीफ विप ने ही अपना जो है इस्तीफा दे दिया। मतदान से पहले मनोज पांडे ने चीफ विप के पद से इस्तीफा दिया। मनोज पांडे यूपी के मंत्री दयाशंकर की गाड़ी में बैठकर वोट डालने आए थे। यानी अखिलेश यादव ने जिसे कमान सौंपी वही मोर्चा छोड़कर भाग गया। मनोज पांडे के बाद तो जैसे समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की लाइन लग गई। एक एक करके कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने क्रॉस वोटिंग करने वालों को कुकुरमुत्ता कह दिया। सुनिए रामगोपाल यादव को, फिर आगे दिखाऊंगा कि सपा के वो विधायक कौन से हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और वो क्या कह रहे थे, क्रॉस वोटिंग का क्या इशारा दे रहे थे, वो भी बताऊंगा। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। पहचान नहीं हो पाई बीजेपी पहचान करने में कहीं वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती। लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके,
कोई खतरा नहीं, एक दो और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। 1 से 2 वोट मिल चुके हैं, 1 से 2 वोट मिल चुके हैं। अब कुकुरमुत्ता कहिए कुछ भी कहिए, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई और उस क्रॉस वोटिंग में बड़े पॉलिटिकल मैसेजेस हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। अपने विधायकों की बगावत को अखिलेश यादव भी छिपा नहीं पा रहे। बचाव में कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने सोशल मीडिया पर कह दिया कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और यह जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अच्छा बॉस, तो आप तीसरा कैंडिडेट उतारे थे यह चेक करने के लिए कि कौन आपके साथ है, और यही आपकी पार्टी है कि आपको यही नहीं पता कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है, यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। मनोज पांडे के साथ कौन कौन से सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अच्छा, क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है कि आपको वोट सपा के लिए करना था, आपने बीजेपी के लिए कर दिया, या बीजेपी के लिए करना था, या सपा के लिए कर दिया। इसको क्रॉस वोटिंग कहते हैं। किस किस ने सपा में क्रॉस वोटिंग की? पूजा पाल कौशांबी से विधायक, इसके अलावा अभय सिंह ये गोसाईगंज से विधायक है, इनके बारे में कहा जा रहा है क्रॉस वोटिंग की है। राकेश सिंह ये भी गौरीगंज से विधायक है। विनोद चतुर्वेदी ये कालपी से विधायक हैं। राकेश पांडे जलालपुर से विधायक हैं। आशुतोष मौर्य ये बदायूं से विधायक हैं। अमेठी से विधायक महाराजी प्रजापति ने वोट ही नहीं डाला। यानी अखिलेश यादव की नाक के नीचे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। हालांकि इसका अंदाजा समाजवादी पार्टी को पहले से था, तभी तो चुनाव के नतीजे आने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने हार मान ली थी। सुनिए अखिलेश और शिवपाल यादव ने क्या कहा था, फिर आगे की बात बताता हूं। देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। यानी अखिलेश यादव खुद मान रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सुनी सुनाई बातें। दूसरी बात यह भी है कि किसी को सिक्योरिटी चाहिए, किसी को डरा दिया गया। अरे यही लोग तभी कुछ दिन पहले लड़े थे बीजेपी के खिलाफ, तब से अब में क्या फर्क आया? एक फर्क आया, और वो फर्क था राम मंदिर के वक्त समाजवादी पार्टी का रवैया। यह क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसकी वजह भी उन्होंने बताई एक तरीके से। जैसे राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ी बात कही कि श्री राम कण कण में है, श्री राम हमारे मन में है। अभय प्रताप ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर रहा हूं, हम भगवान राम के ही खानदान के। मनोज कुमार पांडे ने कहा कि इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, जनता के लिए सोचना है। इसी तरह से बाकी के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की बात कही, लेकिन कईयों ने प्रभु राम का जिक्र किया, प्रभु राम मन में है इसका जिक्र किया। यानी अखिलेश यादव जो भी बातें कहें, क्या उनके विधायकों को समझ में आ गया है कि प्रभु राम मंदिर को लेकर सपा का जो स्टैंड रहा उसका जमीन पर नुकसान हो रहा है और इसलिए उन्होंने पलट दिया अपना फैसला। यानी राज्यसभा चुनाव में अखिलेश की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। अखिलेश की पार्टी तो खैर राज्यसभा चुनाव की रेस में थी, लेकिन कांग्रेस तो राज्यसभा में यूपी से एक भी कैंडिडेट को जिताने की कंडीशन में भी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के पास विधायक ही नहीं है वहां पर कि वो किसी को जिता पाए। इसके बाद भी राज्यसभा चुनाव ने कांग्रेस का डर बढ़ा दिया है, खासतौर पर अमेठी और रायबरेली को लेकर। क्योंकि आप देखिए, अमेठी से सपा के 2 विधायकों ने अखिलेश का गेम खराब किया। गौरीगंज के विधायक राकेश सिंह ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अमेठी सदर से विधायक महाराजी प्रजापति ने वोट ही नहीं डाला। इसके अलावा रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग कर दी। सपा के साथ गठबंधन में अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस के हिस्से में गई हैं। अब जब वहां का विधायक, सपा का चुना हुआ विधायक, वो क्रॉस वोटिंग कर रहा है बीजेपी के लिए, सपा का विधायक बीजेपी को वोट दे रहा है, तो वहां की पब्लिक किसको वोट देगी फिर? यानी अमेठी और रायबरेली में फिर कांग्रेस इस बार हारेगी क्या? रायबरेली तो पिछली बार जीती थी, अमेठी फिर हारेगी क्या और रायबरेली भी हारेगी क्या?
राज्यसभा चुनाव में इन दोनों ही सीटों से सपा के विधायकों ने बीजेपी की मदद की। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इधर अखिलेश यादव को भी समझ आ गया होगा कि वो कितने पानी में। अखिलेश यादव ना तो अपने विधायकों को कंट्रोल में रख पाए, ना ही सपा कैंडिडेट को वोट देने के लिए मना पाए। अखिलेश ने मतदान से ठीक पहले एक भोज भी दिया था जिसमें 8 विधायक नहीं आए थे। इसमें पल्लवी पटेल भी शामिल थी। पल्लवी पटेल ने हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामजी लाल सुमन को वोट दे दिया, लेकिन इस दौरान अखिलेश के साथ फोन पर पल्लवी पटेल की नोकझोंक भी हुई। आज पल्लवी पटेल ने इस पर क्या कहा है, सुनिए जरा। देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा मतलब क्या आपने रामजी लाल सुमन को किया है या किसको किया? एक बार अगर क्लैरिफिकेशन की तो वोट कास्ट भी कर दिया आपने। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। तो कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके और समाजवादी पार्टी के बीच, अखिलेश यादव से भी फोन पे कोई बात हुई थी, तो क्या उसका कोई? देखिए, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया। फोन पे भी कोई नोकझोंक हुई थी वोट कास्ट करने को लेके आपसे और सपा प्रमुख में? इसमें बाद में बात करेंगे। अब आगे बढ़ूं उससे पहले आपको राज्यसभा चुनाव पर पब्लिक का सर्वे भी दिखाता हूं, जो मैंने नया शो शुरू किया है शाम 5:55 पर, देश का मूड मीटर। उसमें हमने लोगों से आज पूछा था कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की असल वजह आप क्या मानते हैं। आधे से ज्यादा लोगों ने माना कि इसकी वजह मोदी लहर है। 27% लोगों ने वोट किया कि राम मंदिर के अनादर की वजह से यह क्रॉस वोटिंग हुई है। 11% लोगों ने माना कि पार्टी की नाराजगी की वजह से क्रॉस वोटिंग हुई है। हमने दर्शकों से यह भी पूछा कि यूपी में क्रॉस वोटिंग क्या अखिलेश राहुल की जोड़ी पर भी फैसला है। इस पर ज्यादातर लोगों ने राहुल अखिलेश की जोड़ी को फ्लॉप बता दिया। सिर्फ 1% लोगों ने दावा किया कि यह जोड़ी हिट है। एक बार नतीजे क्या आए थे जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए किस तरह से। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया कि ये मोदी लहर में पलट गए हैं सपा के विधायक और पार्टी से नाराजगी की वजह से यह सब हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है और वहां भी कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा था। नंबर गेम के हिसाब से कांग्रेस को जीत हासिल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। 68 में से 40, बीजेपी के पास मात्र 25 थे, 3 निर्दलीय विधायक थे। नंबर गेम में कांग्रेस का जीतना तय था, लेकिन तब भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा। बीजेपी ने हर्ष महाजन को टिकट दे दिया और वो आज चुनाव जीत गए राज्यसभा का। यानी बीजेपी ने हर्ष महाजन को उतार के कांग्रेस को संकेत तो दे ही दिया था कि खेला हो सकता है और आज खेला हो गया। यह डर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू को भी था। इसलिए आज सुबह ही हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि अगर कांग्रेस का कोई विधायक बिका नहीं तो सारे वोट मिलेंगे। सुनिए एक बार। हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। ये तो मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस है अपने नेताओं पर। कह रहे हैं अगर कोई बिका ना होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का डर सही साबित हुआ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इसका नतीजा क्या हुआ वो देख लीजिए। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिनमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो शामिल हैं। 3 निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उन 3 निर्दलियों ने भी बीजेपी को वोट दे दिया। इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 34-34 वोट मिल गए। अब जब ऐसा टाई हो जाता है राज्यसभा चुनाव में तो लॉटरी की मदद से फाइनल फैसला होता है। तो दोनों उम्मीदवारों के नाम की पर्ची बनाकर एक जगह पर रखी गई और लॉटरी निकाली गई और इसमें लॉटरी भी निकली तो बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन की निकली तो हर्ष महाजन जीत गए। यानी किस्मत ने भी बीजेपी का साथ दे दिया। कांग्रेसी विधायकों ने तो दिया ही, निर्दलियों ने तो दिया ही। जब पर्ची की बारी आई तो किस्मत ने भी बीजेपी का साथ दे दिया। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस सरकार के गिरने का खतरा मंडरा रहा है
और इसी से जुड़ी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, सुनिए। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के 6 विधायक हरियाणा पहुंच गए। हिमाचल प्रदेश के 9 विधायक हरियाणा के पंचकुला पहुंचे हैं। इनमें कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। पंचकुला के सरकारी गेस्ट हाउस में ये लोग रुके हुए हैं। सभी विधायक इसमें कांग्रेस के 6 और 3 जो निर्दलीय हैं वो इसी गेस्ट हाउस में रुके हैं। बीजेपी के भी कुछ विधायक यहां गेस्ट हाउस में कहा जा रहा है। हिमाचल के सीएम का बीजेपी पर गंभीर आरोप है। उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल के विधायकों को हरियाणा पुलिस लेकर चली गई है। इसी आधार पर बीजेपी कह रही है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। सुनिए बीजेपी नेताओं का बयान। देखिए, अभी तो बजट है, कल ही मालूम पड़ जाएगा। कल बजट है ना, बजट पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद हम उस पे वहां पर देखेंगे क्या हालात बनते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। जिस तरह से अब इनके बयान आ रहे हैं कांग्रेस के, एक बुखलावट सी नजर आ रही है। तो बुखलावट तो तभी नजर आती है अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो। तो इस गड़बड़ी का कारण एक ही है। मैं तो बहुत साल से राजनीति में हूँ, 45 साल हो गए मेरे को। और ये गड़बड़ी तो इसलिए हुई है कि इनकी अपनी सरकार फेल सरकार है और 14 महीने में इनकी सरकार के बुरे हाल हो गए हैं। तो इनके विधायक भी नाराज है, जनता भी नाराज है। बीजेपी दावा कर रही है कि विधायक, जनता सब नाराज हैं हिमाचल की कांग्रेस सरकार से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार कैसे खतरे में आ गई है, आपको उसका गणित समझा देता हूं। देखिए हिमाचल प्रदेश में कैसे सरकार गिरने की बातें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, इसका नंबर गेम समझिए। जो हिमाचल विधानसभा है, हिमाचल के अंदर कुल सीट कितनी है? विधानसभा के अंदर कुल सीट है 68 सीट। इसमें से बहुमत का आंकड़ा कितना है? बहुमत का आंकड़ा बैठता है 35 पर, यानी आधे से एक ज्यादा। कांग्रेस के पास कितने विधायक हैं? 40 विधायक। बीजेपी के पास हैं 25 विधायक। और जो इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय, वो हैं 3। अब कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं, इसमें से 6 ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब ये क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस कितनी बच गई? कांग्रेस के पास बच गए 34 विधायक। अब ये बहुमत है 35, कांग्रेस के पास है 34, यानी ये -1 हो गए बहुमत से, यानी सरकार गिरने की नौबत आ गई। बीजेपी भी यही कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में बजट के दौरान सरकार के अल्पमत में होने की बात उठाई जाएगी और आगे का एक्शन लिया जाएगा। यानी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पर तलवार लटक रही है। आज शाम 6 बजे के नए शो देश का मूड मीटर में हमने पब्लिक से हिमाचल पर भी सवाल पूछा था कि उन्हें क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायक सुक्खू सरकार गिरा देंगे। 84% लोगों ने वोट किया कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। मात्र 6% के करीब लोगों ने माना कि सरकार नहीं गिरेगी और 9.9% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। लेकिन 84% लोगों ने वोट किया कि भैया हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार गिरेगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कोई नई बात भी नहीं है। ये सब इतना देखने के बाद आपको यह भी समझना चाहिए कि क्रॉस वोटिंग का इतिहास क्या कहता है। पहले भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती रही। जैसे जून 2022 में हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस वोटिंग हुई थी, क्रॉस वोटिंग हुई थी। कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की थी। जून 2016 में यूपी में 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस ने सभी 6 विधायकों को निलंबित कर दिया। अभी इस बार के चुनाव में कर्नाटक में कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग को लेकर 1998 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि राज्यसभा चुनाव में पैसे और ताकत का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए सीक्रेट बैलेट की जगह ओपन बैलेट से वोट कराए। फिर साल 2001 में तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली ने एक बिल पेश किया जिसके मुताबिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन हुआ और राज्यसभा चुनाव ओपन बैलेट से होने लगा। मतलब आप किसको वोट डाल रहे हैं ये पता रहेगा सबको। क्रॉस वोटिंग करने वाले नेता को पार्टी से निकाला जा सकता है। यानी राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उससे विपक्ष के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। विपक्षी दल अपने विधायकों का वोट हासिल नहीं कर पा रहे, जनता का वोट कैसे हासिल करेंगे? राज्यसभा चुनाव से एक राज्य सरकार कैसे खतरे में आ रही है?
बताइए, कभी सुना है आपने ऐसा कि चुनाव हो राज्यसभा का और विधानसभा में सरकार अल्पमत में आ जाए? विपक्षी दल रणनीति बनाने में देर क्यों कर देते हैं? बीजेपी ने महीने भर पहले से समीकरण तय कर लिया था, लेकिन विपक्षी दल आखिरी समय तक गुणा भाग मान मनोबल में ही लगे रहे, यानी विपक्ष को झटके लगने का सिलसिला जारी है। आप देखिए कि पिछले 3 महीने में इंडी गठबंधन को 3 बड़े झटके लगे। दिसंबर 2023 में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में यह हारे। इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर गजब तनातनी हुई और अब राज्यसभा चुनाव में विपक्ष की रणनीति बुरी तरह फेल हुई। कंगाली में आटा गीला कैसे होता है, यह विपक्ष के हाल से आप समझ सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बिहार में इंडी गठबंधन को एक और झटका लग गया। बिहार में इंडी गठबंधन के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया। आरजेडी की संगीता देवी, कांग्रेस के मुरारी गौतम, कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के मुरारी गौतम तो पिछली सरकार में मंत्री भी थे। पार्टी छोड़कर आए आरजेडी और कांग्रेस विधायकों को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने मिठाई खिलाकर उनका एनडीए में स्वागत किया। आगे बढ़ूं और विपक्ष की विफलता का एक और चैप्टर बताऊं आपको। बीजेपी कैसे अपने कैंडिडेट तय कर रही है, कैसे सीट शेयरिंग कर रही है, इसका चैप्टर खोलूं। इससे पहले देश का मूड मीटर में आज जिन हजारों लोगों ने वोट किया, उसमें से जो लकी विनर हैं, लकी वोटर हैं, उनके नाम बता देता हूं। 4 लकी वोटर जिन्होंने आज इनाम जीता है। विष्णु तिवारी उत्तर प्रदेश से, उनके मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट है 2478। अंजू बाला हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा छगनलाल जैन कर्नाटक से, जिन्होंने आज इनाम जीता है। इनके मोबाइल नंबर में आखिरी 4 डिजिट हैं 3636। उनका भी नाम डाल दीजिए भाई, उन्होंने कौन से आपका भैंस खोल दिया है। और विभूति शर्मा महाराष्ट्र से, इनके मोबाइल नंबर में आखिरी 4 डिजिट है 4946। तो ये चारों विजेता हैं। इन चारों को बहुत बहुत बधाई। आप भी इनाम जीत सकते हैं देश का मूड मीटर शो में शाम 5:55 पर हिस्सा लेकर। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी राज्यसभा चुनाव पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीजेपी के 7 कैंडिडेट की राज्यसभा चुनाव में जीत हो गई है। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। जया बच्चन और रामजी लाल सुमन चुनाव जीत गए हैं। यह बड़ी खबर आ रही है, यानी 8वें कैंडिडेट पर अभी फैसला आना बाकी है और हो सकता है पाठशाला खत्म होने के पहले फैसला आ जाए, तो आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। लेकिन अब आपको बताता हूं कि कैसे देश भर में बीजेपी क्या कर रही है, कैसे अपने कैंडिडेट तय कर रही है और कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर रही है। राज्यसभा हो या स्टेट पॉलिटिक्स, दोनों जगह विपक्ष का गेम पटरी से उतरता दिख रहा है। लेकिन विपक्ष की असली परीक्षा तो 2024 का लोकसभा चुनाव है। पाठशाला में अब इस क्लास में आपको बताता हूं कि क्या राज्यसभा चुनाव की तरह ही विपक्ष की लोकसभा की तैयारी अधूरी दिख रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट निकाली है, उसमें क्या बड़ा ऐलान किया है? क्या राहुल गांधी के लिए अब वायनाड सीट भी सेफ नहीं रही है? अब इसके बारे में बताता हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आज 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में इंडी गठबंधन ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसे जीत मिलेगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। यहां उल्टा खेल हो गया। महाराष्ट्र में आप देखिए इनकी मुसीबत कितनी बड़ी है। महाराष्ट्र में अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ। बिहार में अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ। तमिलनाडु में भी अभी तक सीट शेयर नहीं कर पाए ये लोग। जम्मू कश्मीर में सीटों का मामला अभी भी फंसा हुआ है। झारखंड में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। यह तो विपक्ष का हाल रो रखा है। आज महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें सभी 48 सीटों पर चर्चा तो हुई, लेकिन आज भी कुछ फाइनल नहीं हुआ। सीट शेयरिंग पर कल फिर से इंडी गठबंधन की मीटिंग होगी। बैठक में बहुजन अघाड़ी के नेताओं को भी बुलाया गया था और इंडी गठबंधन की तरफ से बहुजन अघाड़ी को भी सीट ऑफर की। जम्मू कश्मीर में सीटों के बंटवारे को लेकर बवाल मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस जम्मू की 2 सीट पर लड़ना चाहती है, उसे लद्दाख की सीट चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की 3 सीट पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की 1 सीट पीडीपी को दे दे। इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछली कश्मीर की 3 सीट जीती थी पिछले चुनाव में, और वो एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं। मतलब सभी अपने अपने हिसाब से सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इधर विपक्ष की बातचीत की गाड़ी अटकी हुई है। बिहार में इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद भी अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हो पाया। दूसरी तरफ बीजेपी में बिहार में सीटों का फॉर्मूला प्रस्तावित कर दिया गया। बीजेपी ने फॉर्मूला बना लिया बिहार का, जिसमें बातचीत चल रही है।
आपको बताता हूं बिहार में क्या गणित बीजेपी बैठा रही है, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें पड़ती हैं, 40 सीट। इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी 17 पर लड़ेगी, 17 सीट लड़ेगी। इसके अलावा जेडीयू को 15 सीट देने की बात चल रही है। यह प्रस्ताव जो तैयार किया गया है। एलजेपी जो चिराग पासवान की है उसको 3 सीट देने की बात है। पारस पासवान वाली, इनको पीपी कर लीजिए, पीपी वाली एलजेपी जो है इसको 2 सीट देने की बात चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा की जो आरएलएम है इसको 2 सीट देने की बात चल रही है। और मांझी की जो पार्टी है एचएएम हम, इसको 1 सीट। तो ये फॉर्मूला बिहार के लिए एनडीए ने तैयार कर लिया है कि भाई जितने पे बीजेपी जीती थी वो उतने पे लड़ेगी, नीतीश कुमार 15 पे लड़ेगी। इसी फॉर्मूले पर गठबंधन दलों से उनकी बातचीत चल रही है और ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि फाइनल हो जाएगा। उधर लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से अगर आप देखें, इंडी गठबंधन के लिए एक राहत की खबर दिल्ली से आई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने 4 में से 3 सीटों पर अपने विधायकों को लोकसभा सीट पर उतार दिया। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को उतारा गया है। मालवीय नगर से ये विधायक हैं, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पूर्वी दिल्ली से केजरीवाल ने कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बना दिया। कुलदीप कुमार दिल्ली के कोंडली सीट से विधायक हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पूर्वी दिल्ली जो जनरल सीट है वहां से पार्टी ने दलित उम्मीदवार को उतारा है। कुलदीप कुमार 2017 में पार्षद और 2020 में विधायक बने। साउथ दिल्ली से सहीराम पहलवान को उम्मीदवार बनाया गया है। वो दिल्ली की तुगलकाबाद सीट से लगातार 2 बार के विधायक हैं। सहीराम पहलवान पहले बीएसपी से पार्षद भी रह चुके हैं और 2015 में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। पश्चिमी दिल्ली से पार्टी ने महाबल मिश्रा को टिकट दिया है। महाबल मिश्रा कांग्रेस की टिकट पर पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं और 2022 में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने आज हरियाणा की एक सीट कुरुक्षेत्र से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। पार्टी ने यहां प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली से राज्यसभा सांसद रह चुके उनका ऐलान किया। इंडी गठबंधन में बाकी पार्टियों की भी तैयारी चल रही है। उधर कांग्रेस अभी तक ये क्लियर ही नहीं कर पाई कि उनका सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस ने ना तो इस बात को कंफर्म किया है कि राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे, ना ही इनकार कर रही है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी केरल की अपनी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें एक सीट तो कर्नाटक और तेलंगाना की में से एक हो सकती है। दोनों जगह ही कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी के लिए कर्नाटक भी नया नहीं है। उनकी मां सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी कर्नाटक की सीट से लड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि दूसरी सीट यूपी की रायबरेली या अमेठी हो सकती है। ज्यादा चांस रायबरेली के हैं क्योंकि यह भी गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है और सोनिया गांधी यहां से जीतती आई हैं। इसलिए अमेठी का चांस कम है। अमेठी में वरुण गांधी के निर्दलीय लड़ने की चर्चा चल रही है। कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े, वो जीतेंगे ही। जो पिछली बार अमेठी नहीं जीत पाए वो कहीं से लड़ जाएं, वो जीत जाएंगे, ये कहा जा रहा है। सुनिए एक बार। वायनाड सीट पर राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई ने अपना उम्मीदवार और एक मजबूत उम्मीदवार एनी राजा को जो है सामने रखा है। एनी राजा कह रही हैं कि वो अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेंगी। राहुल गांधी की चिंता कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए, मुझे करने की जरूरत नहीं है। चुनौती हो सकती है। मुझे लगता है कि जितना मौलिक अधिकार वोट देने का है उतना ही मौलिक अधिकार चुनाव लड़ने का है। मैं बिल्कुल टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। मुझे तो इस बात का फक्र है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इस कदर है कि वो विंध्याचल के उत्तर या दक्षिण कहीं से भी चुनाव लड़ जाएं, जीत जाएंगे। ऐसी हिम्मत एक बार मोदी जी भी करके दिखाए ना। जाए विंध्याचल के दक्षिण जो इस देश का हिस्सा है वहां से लड़के दिखाएं, लड़ नहीं पाएंगे मोदी जी। और जहां तक घटक दलों की बात है, जो जहां से चुनाव लड़ना चाहता है लड़ेगा। मुझे लगता है कि राहुल जी लोकप्रिय हैं, वो जहां से भी लड़ेंगे बिल्कुल जीतेंगे। और ये निर्णय कि वो कहां से लड़ेंगे ये उनका होगा, शीर्ष नेतृत्व का होगा, हमारे अध्यक्ष का होगा। ये ना टेलीविजन स्टूडियो डिसाइड करेंगे ना और कोई पार्टी डिसाइड करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का फैक्ट से लेना देना नहीं। कह रही है नरेंद्र मोदी हिम्मत दिखाएं, कहीं से लड़के दिखाएं। अरे वो नरेंद्र मोदी जीवन भर गुजरात में रहे, फिर वाराणसी में आए और वहां पर लड़के जीत के 2 बार दिखा चुके और वहां इतना काम किया, फिर वहां कहां से और लड़े। और राहुल गांधी जो अमेठी से लड़ते रहे, जीतते रहे, वहां से हार गए तो चले गए वायनाड। हालांकि एक सवाल यह भी है कि राहुल गांधी तो पिछली बार वायनाड में अच्छे मार्जिन से जीते थे, फिर वायनाड सीट छोड़ने की क्यों बातें हो रही हैं? इसकी 2 वजह बताई जा रही हैं।
पहली तो यह कि केरल में कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस बार कांग्रेस पर 2 की बजाय 3 सीट का दबाव बना रही है और तीसरी सीट के तौर पर वायनाड पर दावेदारी ठोक रही है क्योंकि वहां मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। दूसरी वजह यह है कि सीपीआई ने वायनाड से उम्मीदवार उतार दिया। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के लिए अच्छा नहीं होगा कि गठबंधन के बड़े नेता चुनाव में आमने सामने आ जाए। एक तरफ राहुल गांधी को लेकर चर्चा है कि वो फिर से सेफ खेलेंगे, 2 सीटों पर लड़ेंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो अपने 400 प्लस के टारगेट के लिए उन राज्यों पर फोकस कर रहे हैं जहां बीजेपी कमजोर है। आज नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर रहे। 2 महीने से कम वक्त में यह उनका तीसरा केरल का दौरा है। जिस राज्य में बीजेपी की 1 सीट तक नहीं है वहां भी पीएम मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं। वो ये जानते हैं कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाता है। यानी पीएम मोदी पहले से हार मानने वालों में से नहीं है। आज पीएम मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में रैली कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी की वायनाड सीट को लेकर कमेंट किया, कहा कि केरल में तो कांग्रेस और लेफ्ट दुश्मन है और बाहर ये लोग एकता की बात करते हैं। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन केरला के बाहर ये इंडी गठबंधन की बैठक में कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ साथ बैठते हैं, बगल बगल में बैठते हैं, समोसा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं। यानी तिरुवनंतपुरम में कुछ और भाषा, दिल्ली में कुछ और बोली। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसा गठबंधन चल रहा है, लेकिन सवाल तो कई पब्लिक भी पूछ रही है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर मोदी के उन 4 योद्धाओं का जो देश की सबसे बड़ी जंग में उतरने जा रहे हैं। भारत के मिशन गगनयान की वो जानकारी जो आपको गर्व से भर देगी। आजकल पूरी दुनिया में जमीन से आसमान तक सिर्फ भारत की ही चर्चा है। एक तरफ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्पेस शक्ति बनने वाला है। आज इसी दिशा में पीएम मोदी भारत का अगला स्पेस मिशन गगनयान जो है उसमें जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स को दुनिया से मिलवाने के लिए लाए। ये चारों गगन यात्री गगनयान मिशन के तहत स्पेस में जाएंगे और वहां रिसर्च करके स्पेस के बारे में जानकारी भेजेंगे। आज पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान किया। पीएम मोदी के साथ इसरो के चीफ एस सोमनाथ भी मौजूद थे। गगनयान मिशन क्या है, इससे स्पेस की दुनिया में भारत की ताकत कैसे बढ़ने वाली है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको गगनयान मिशन में जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनके बारे में विस्तार से बताता हूं। ये चारों एयरफोर्स के पायलट हैं और एक लंबी कठिन परीक्षा से गुजरकर यहां तक पहुंचे। इनमें पहले नंबर पर ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर है, जो गगनयान मिशन के कमांडर हो। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर ने साल 1999 में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था और बतौर पायलट ये मिग और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन उड़ा चुके हैं। दूसरे नंबर पर हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णा। इन्होंने 2003 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण को मिग और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन उड़ाने का 2900 घंटे का अनुभव। तीसरे गगन यात्री का नाम है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, जिन्होंने 2004 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की। बतौर फाइटर कॉम्बैट लीडर ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को मिग और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन उड़ाने का 2000 घंटे का अनुभव है। चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन्होंने 2006 में बतौर पायलट एयरफोर्स ज्वाइन की थी। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को भी 2000 घंटे का फाइटर प्लेन उड़ाने का अनुभव है। यानी ये चारों एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, फाइटर जेट्स उड़ाते रहे। ये चारों एस्ट्रोनॉट हर तरह के फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं।
इसलिए इनके पास फाइटर जेट्स की कमी और खासियत जानने का लंबा अनुभव है। यही वजह है कि इन चारों को मिशन गगनयान की एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए चुना गया। इस मिशन के लिए उन्होंने रूस में जाकर कठिन ट्रेनिंग ली। इसके लिए उन्हें स्पेस सेंटर में 13 महीने की कठिन ट्रेनिंग करवाई गई। ये उसी ट्रेनिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात उठे बोले कि अब ये चार हो जाएंगे। इनकी ट्रेनिंग हुई है भाई, 13 महीने की ट्रेनिंग हुई है, जिसमें इन्हें टेक्निकल चीजों के अलावा फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि गगनयान मिशन के लिए सैकड़ों पायलट्स का टेस्ट हुआ था। पहले राउंड में 12 पायलट चुने गए। इसके बाद IAM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने कई राउंड के सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा किया। तब जाकर इसरो और एयरफोर्स ने इन चारों पायलट्स को रूस की एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए फाइनल किया। फिलहाल ये चारों एस्ट्रोनॉट्स बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मिशन गगनयान पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा सपना है। इसलिए आज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में उन्होंने मिशन गगनयान के बारे में एक एक चीज की जानकारी ली। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस मिशन के बारे में उन्हें एक एक चीज समझाई। इस मिशन में किसी इमरजेंसी के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को किस तरह बचाया जाएगा, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया। सुनिए पीएम मोदी ने गगनयान के बारे में क्या कहा है। इसके बाद आपको बताता हूं कि मिशन गगनयान के बारे में ऐसी कौन सी बातें जो भारत की ताकत दिखाई। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बात कह रहे हैं। 40 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया था, लेकिन इस बार बड़ी बात यह है कि भारतीय अंतरिक्ष में नहीं जा रहा। सिर्फ यह बड़ी बात नहीं है, भारत का मिशन, भारत का रॉकेट और भारतीय मिशन जो है, भारत के लोग जो हैं वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। अब आपको मिशन गगनयान के बारे में भी बता देता हूं, जिससे स्पेस की दुनिया में भारत की अपनी ताकत और बढ़ने वाली है। पिछले साल जब भारत ने अपने चंद्रयान मिशन को चांद की सतह पर उतारा, तब से पूरी दुनिया में यही चर्चा चल रही है कि स्पेस में भारत अगला कमाल क्या करने वाला है। अब चंद्रयान के बाद गगनयान की अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी झंडे गाड़ने की खबरें। मिशन गगनयान भारत का पहला ऐसा स्पेस मिशन होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ समय के लिए स्पेस की निचली कक्षा में ले जाया जाएगा। गगनयान मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा जाएगा। ये अंतरिक्ष यात्री करीब 3 दिन तक स्पेस में रहेंगे और लोअर ऑर्बिट में पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे। इसके बाद इन्हें सुरक्षित वापस हिंद महासागर में समुद्र के भीतर उतारा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि मिशन गगनयान में तैयार की जाने वाली ज्यादातर तकनीक स्वदेशी है। इसमें भेजे जाने वाला रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और अंतरिक्ष यात्री भी भारतीय हैं। इसरो के मुताबिक गगनयान मिशन की वजह से देश में 15,000 नई नौकरियां भी पैदा हुई। गगनयान जैसे स्पेस मिशन में लैंडिंग को सबसे मुश्किल पार्ट माना जाता है। इसमें कई बार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हादसे हो चुके हैं। स्पेस मिशन से सुरक्षित लैंडिंग के लिए इसरो ने पिछले साल 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी।
इसमें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट लॉन्च किया गया। यह मिशन करीब 8 मिनट का था। इसमें रॉकेट को 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। ये देखिए, अगर झटके में निकलना पड़े, इमरजेंसी आ गई, तो कैसे क्रू मॉड्यूल उतरेगा, कैसे ये लोग उतरेंगे, वो दिखाया गया। इसी तरह अगले साल जब ये चारों एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे तो उन्हें भी समुद्र में उतारा जाएगा। इस तरह मिशन में क्रू मॉड्यूल की स्पीड को मेंटेन करने के लिए पायलट के अनुभव की जरूरत होती है। इसलिए गगनयान मिशन के लिए पायलट्स को चुना गया है। आज पीएम मोदी ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के नाम के साथ एक दूसरा ऐलान भी किया। भारत के लिए दूसरी खुशखबरी यह है कि अगले 10 साल में अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा। अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास अपना स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में, लेकिन अब भारत भी स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनने से स्पेस के बारे में भारत की जानकारी बहुत बढ़ पाएगी और हमारे स्पेस मिशन में से बहुत फायदा भी होगा। पाठशाला में अब फैक्ट फैक्टर का चैप्टर। इंटरनेट पर आपने कभी ना कभी चांद पर चहलकदमी करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें जरूर देखी होंगी। इस तस्वीर में देखिए किस तरह अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर आसानी से छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज फैक्ट फैक्टर में इसकी वजह आपको बताता हूं। असल में धरती के मुकाबले चांद पर किसी भी चीज का वजन करीब 6 गुना कम महसूस होता है। उदाहरण के लिए अगर धरती पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद पर आपको यह वजन 10 किलोग्राम महसूस होगा। वजन कम नहीं होता, महसूस होता कि 10 किलो का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है, जिसका सीधा असर अंतरिक्ष यात्रियों या किसी भी चीज के वजन पर पड़ता है। क्योंकि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल वो फोर्स होता है जिससे कोई सतह किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। चांद की ग्रेविटी कम होने की वजह से अंतरिक्ष यात्री आसानी से छलांग लगाते हुए नजर आते हैं।